हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का सेकंड यूनिट, जिसका नाम है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। 14 नंबर का दोस्तों ये यूनिट है और इस यूनिट से आपको ध्यान रखना है कि निबंधात्मक प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो निबंधात्मक प्रश्नों को ज़्यादा देखना है और बड़ा ही नंबर का यूनिट है दोस्तों, तो आपको ढंग से इसको पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है जो वैदिक शिक्षा है उसका स्वरूप आपको ध्यान में रखना है। देखिए, वैदिक शिक्षा में मंत्रों के महत्व के कारण उनके शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती थी। वेदों को समझने के लिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूर्व ज्ञान आवश्यक था। यही वेदांग कहलाते थे। इनके साथ ही रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शास्त्र विद्या, निधि विद्या, हेतु विद्या और नैतिक शास्त्र इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता था। तो वैदिक शिक्षा के स्वरूप में आपको ये कुछ लाइंस ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ सकता है, वैदिक शिक्षा की प्रक्रिया समझाइए या बताइए। तो इसमें आपको लिखना है, वैदिक परंपरा में गुरुकुल, संघ, परिषद, मठ एवं आश्रम शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इनमें गुरु शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। विद्यार्थी अपने गुरु के कुल अथवा आश्रम में रहते थे और ज्ञान का अर्जन करते थे। गुरुकुल साधारणतः नैसर्गिक सौंदर्य से, जनपद के कोलाहल से दूर स्थित होते थे, यानी कि शहर से दूर एकांत जहाँ पर रहता है तो एकांत में वहाँ पर रहते थे, जंगल एरिया में। परंतु वे किसी गांव या नगर के समीप अवश्य होते थे कि वहाँ पर कुछ सामान की आवश्यकता हो तो उधर गांव से वो एडजस्ट कर लें, जिससे उनमें निवास करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी वहाँ से हो सके। अगर आसपास कोई गांव रहेगा, कोई कस्बा रहेगा तो उधर से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करेगी। इसके बाद में देखिए, वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक सोपान उपनयन संस्कार था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास ले जाना, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास पहुंचना। गुरु बालक को गुरु मंत्र देकर के शिक्षा देना आरंभ करता था। गुरुकुलीन शिक्षा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती थी जिसमें 16 संस्कारों की शिक्षा भी सम्मिलित होती थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वैदिक परंपरा में जो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक सोपान उपनयन संस्कार से होकर के गुजरता है। उपनयन संस्कार अगर आप पास करेंगे तभी आपको इधर एडमिशन मिलेगा। और जो बाकी की शैक्षिक परंपराएं हैं उनमें भी हम बात करेंगे, जैसे ईसाई परंपरा, जैन परंपरा और बौद्धिक जो परंपरा है उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, उनके संस्कारों के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम जो संस्कार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको एक एक पॉइंट इनका ये ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न इस तरह का भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वैदिक शिक्षण विधियों के बारे में। इसमें देखिए, श्रुति, स्मृति, मंत्र, पाठ, मौखिक आवृत्ति, उचित उच्चारण, ध्वनि अभ्यास इत्यादि वैदिक युग की शिक्षा प्राप्ति की प्रमुख विधियां थी। इसके बाद में देखिए, विद्यार्थी को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों को कंठस्थ याद करना होता था। प्रत्येक अक्षर के उचित उच्चारण और स्वर को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और अच्छी तरह से उच्चारण उनका ठीक तरीके से करना आना चाहिए होता था। वैदिक ग्रंथों को ध्वनि विषयक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में समावर्तन उपदेश महत्वपूर्ण है, जिसकी दीक्षांत भाषण भी कहा जाता है, जिसको दीक्षांत भाषण भी कहा जाता है। शिक्षा समाप्त करके जब विद्यार्थी घर लौटते थे तब आचार्य उन्हें उद्देश्य देते थे, जिसमें सत्य बोलना, कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में आलस्य न करना, धर्म से न हटना, वेदों के पठन पाठन पर बल देना, माता पिता का सम्मान करना जैसी शिक्षाएं प्रमुख हुआ करती थी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं वैदिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हुआ करते थे। पहला क्या है? चरित्र का निर्माण। दूसरा है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की उन्नति। चौथा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। इस तरह से ये 4 उद्देश्य आपको वैदिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपनिषदीय परंपरा में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनमें पहला है मानसिक व चरित्र का निर्माण करना और एकता की भावना का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है नैतिकता का विकास करना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्तमान कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के। व्यक्तित्व का विकास, दक्षता का विकास, आत्म प्रकाश या फिर आत्मव्यक्ति का बोध, सामाजिक जागरूकता या फिर जागरूकता में भागीदारी, नवीनता के प्रति स्वीकृति भाव, वैज्ञानिकता व बौद्धिकता को प्राथमिकता, सहयोग, त्याग, संयम, स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य व अव्यवस्था के विरोध के साहस के गुणों का विकास, सुनागरिकता के दायित्व का पालन, राष्ट्र के प्रति आदर, प्रेम और जागरूकता। इस तरह से जो शिक्षा है उसके वर्तमान के उद्देश्य हैं, वर्तमानकालीन शिक्षा के उद्देश्य का प्रश्न आता है तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपनिषदों की शिक्षण प्रक्रिया। इसमें देखिए, उपनिषदों की शिक्षा प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और लक्ष्योन्मुखी होती थी। इसमें परा और अपरा विद्या की प्रक्रियाएं सम्मिलित थी। अपरा में विषयों का निरीक्षण, सिद्धांतों का परीक्षण व उनसे उत्पन्न निष्कर्षों की परीक्षा महत्वपूर्ण पक्ष रहते थे। सभी विषयों की सत्यता, प्रयोग व क्रियात्मकता पर आधारित थी।
आश्रमों में शारीरिक दक्षता, कुशलता व उनके व्यावहारिक प्रयोग की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता था। पराविधि के अंतर्गत ध्यान, योग, तपस्या एवं संयम की प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाया जाता था। विद्यार्थियों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षाओं में संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार सफल होना आवश्यक माना जाता था। ज्ञानार्जन करने की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्न विधियां उपयोग में लाई जाती थी। पहली है संवाद विधि, दूसरी है विश्लेषण विधि, तीसरी है सूत्र विधि और चौथी है प्रतीकात्मक विधि और पांचवी है उपमान विधि। इस तरह की जो ये 5 विधियाँ हैं, ये आपके ज्ञानार्जन करने की संपूर्ण प्रक्रिया में काम में आया करती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं बोध काल में शिक्षा का स्वरूप। इसमें देखिए पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त रहता था बोध काल में, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, गणित जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। उच्च शिक्षा में गणन विद्या, औषधि विद्या, खगोल विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज्य व्यवस्था आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही कातने, बुनने, सिलाई करने की शिक्षा का साक्ष्य भी मिलता है। इस युग में आयुर्वेद व शल्य विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर जीवक कुमार एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य विद्या विशेषज्ञ थे। बनारस, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदनहपुर, जगद्दली, नदिया तथा मिथिला ओदनापुरी उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इसके बाद में देखिए अगर आपको बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ पूछे जाते हैं, प्रमुख मठ कहाँ कहाँ पर थे, तो उस समय इनकारियम, त्रिमुकदल, मलकमुरम, त्रिवेरियार, प्राणेश्वर, नागामी, भुवनेश्वर तथा अग्रहार में बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ थे जहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं बौद्ध परंपरा में शिक्षा की प्रक्रिया को लेकर के। बौद्ध परंपरा में शिक्षा के केंद्र जो है संघ, मठ और विहार होते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को संघबद्ध किया जाता था। इस हेतु संघ में प्रवेश करने के लिए विशिष्ट प्रणाली प्रचलित थी जिसको पबज्जा कहा जाता था। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार से बालक अपने परिवार से अलग होकर के बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पबज्जा नहीं दी जाती थी। बुद्ध ने संघ में जाति वर्ण के भेद को कोई स्थान नहीं दिया। संघ में किसी भी जाति का बालक प्रवेश ले सकता था। संघ में आकर के उसे एक भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। छात्र अपने सिर के बाल मुंडवाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ के सबसे बड़े भिक्षु के सामने माथा टेकता था, फिर पालथी मार करके बैठ जाता था और हाथ जोड़ करके शरण त्रयी की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। जिस विद्यार्थी को पबज्जा हो जाती थी वह श्रमण, सामनेर व नवशिष्य कहलाता था। सामनेर के लिए अभिप्राय संघ में प्रवेश के लिए कुछ निश्चित योग्यता हुआ करती थी जिसकी पूर्ति करने के बाद किसी विद्यार्थी को भिक्षु होने पर सामनेर बनने की अनुमति दी जाती थी। इस दशा में वह 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता था। इस तरह से आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। बौद्ध परंपरा की शिक्षण पद्धति को लेकर प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए बुद्ध व्यवहारवादी और यथार्थवादी चिंतक थे। उनकी शिक्षा प्राप्ति की विधियां भी व्यवहारिक थी। संवाद, अनुभव, तर्क, मनन, चिंतन, विश्लेषण, व्याख्या एवं बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के प्रधान स्रोत हुआ करते थे। इसके बाद में देखिए बौद्ध परंपरा में शिक्षा प्राप्ति संपूर्ण प्रक्रिया में संवाद एक महत्वपूर्ण सोपान था। बौद्ध मनीषी नागसेन और यूनानी राजा मेनांडर के बीच आत्मा को लेकर के संवाद, पुनर्जन्म संबंधित नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद इत्यादि उदाहरण है। इनके अतिरिक्त मौखिक विधि, वाद विवाद विधि, ब्राह्मण विधि आदि द्वारा भी शिक्षा प्राप्ति पर बल दिया जाता था। इसके बाद में देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बौद्ध शिक्षा सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने या निर्वाण प्राप्ति का साधन है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो उसे अष्टांग मार्ग की प्राप्ति में मदद करती है। इस तरह से आपको शिक्षा पर प्रभाव भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं। पहला है सदाचार की शिक्षा देना, दूसरा है चिंतन तथा मनन प्रक्रियाओं को तीव्र बनाना, तीसरा उद्देश्य है शिक्षा द्वारा निर्माण की स्थिति को प्राप्त करना, चौथा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, पांचवा उद्देश्य है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। इस तरह से बौद्ध दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ईसाई परंपरा को लेकर के। ईसाई परंपरा की शिक्षण प्रक्रिया को लेकर के बात करते हैं। में देखिए यीशु अक्सर अपने पाठ का आरंभ अपने श्रोता को देख करके, प्रश्न पूछ करके, नाम पुकार करके और ध्यान आकर्षण हेतु देखो सुनो जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। शैली की हम बात करते हैं तो यीशु की शिक्षण की शैली सरल, स्पष्ट और प्रश्नात्मक थी। वे प्राय अपने श्रोताओं को परिचित से अपरिचित की ओर, भौतिक से अलौकिक की ओर,
सामान्य से सर्वोच्च की ओर ले जाना चाहते थे। वे लोगों को समझ आने वाली भाषा का उपयोग करते थे, जैसे व्यवस्थापक से व्यवस्था की भाषा में और पिछड़े वर्ग की स्त्री से उसकी भाषा में बात करते थे। जिस तरह का परिवेश वहाँ पर बना हुआ है, उसी तरह की बातचीत वहाँ पर किया करते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं गूढ़ बातों को सिखाने के लिए यीशु ने सामान्य वस्तुओं के उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। जैसे समाज में एक ईसाई व्यक्ति के चरित्र और योगदान को समझाने के लिए नमक का प्रयोग, परमेश्वर के वचन को दर्शाने के लिए बीज का प्रयोग, दुष्ट बातों के लिए जंगली पौधों और अनमोल बातों के लिए मोती जैसी उपमाओं का प्रयोग उन्होंने किया है, ताकि अच्छे से उदाहरण देकर के समझाने में आसानी रहे, वहाँ पर रहे। तो इस तरह से उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। प्रश्नों का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। यीशु को सिखाने की विधि में प्रश्नों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसा कि हमने अभी पहले भी बात करी है, तो नए नियम की प्रथम 4 पुस्तकों में यीशु द्वारा पूछे गए 100 से अधिक प्रश्न संकलित है। यीशु इन प्रश्नों का उपयोग रुचि उत्पन्न करने, स्पष्टता के लिए, भावनाओं को प्रकट करने के लिए, विचारों को प्रेरित करने के लिए, सिखाने में शुरुआत करने के लिए किया करते थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और कहानियों का प्रयोग भी किया करते थे। तो कहानियों का प्रयोग कहाँ होता था? तो यीशु ने कई गूढ़ बातों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। ये कहानियाँ सरल, स्वाभाविक, स्मरण रखते हुए बहुत सहायक होती थी। यीशु के द्वारा उपयोग में लिए गए दृष्टांत प्रासंगिक और संक्षिप्त थे, परिचित तथ्यों से अपरिचित तथ्यों की ओर श्रोताओं को ले जाते थे। इसके बाद में प्रवचन का भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा है। तो प्रवचन सिखाने का एक क्रमबद्ध तरीका रहा है। बाइबल में यीशु ने 60 से अधिक प्रवचन पाए जाते हैं। यीशु प्रवचन अक्सर मंदिर और प्रार्थनालयों में, शहरों व देशों में, पहाड़ों व झीलों के किनारे दिए। ये प्रवचन धन, परिवार, चरित्र, परिश्रम, विश्राम का महत्व इत्यादि की शिक्षा देने के लिए होते थे। इसके बाद में देखिए, यीशु ने व्यवहारिक वस्तुओं का भी उपयोग किया। उनकी शिक्षा और जीवन में संपूर्ण तालमेल देखने को भी मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईसाई परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं। तो यीशु ने शिक्षा का उद्देश्य मात्र समाज भावनाओं को प्रभावित करना नहीं बताया, वरन जीवन को रूपांतरित करना बताया। उनके निर्देश हमेशा व्यवहारिक सुझावों के साथ समाप्त होते थे। वे स्वयं के शिष्यों में उन्नति और विकास को चाहते थे। इसी क्रम में पहला उद्देश्य है, यीशु चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जाने, उनके साथ प्रेम के संबंध में बंध जाएं। दूसरा उद्देश्य केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं, परंतु यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को भी एक दूसरे के साथ संबंध में जोड़ना था। तीसरा उद्देश्य, यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में उत्तम नैतिक मूल्यों का विकास करना था। चौथा उद्देश्य, यीशु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को दूसरों की सेवा के लिए तैयार करना था, जो उन्होंने अपने खुद के जीवन में की और उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह से आपको उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जैन परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैन परंपरा में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति का भावात्मक, ज्ञानात्मक और आत्मिक विकास करती हुई पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैन परंपरा के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति का भावात्मक, ज्ञानात्मक और आत्मिक विकास करती है, और फिर ये सब विकास करते हुए पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रखना है। और जैन दर्शन के सम्यक दर्शन में व्यक्ति का भावात्मक, सम्यक ज्ञान में ज्ञानात्मक तथा सम्यक चरित्र में आत्मिक विकास की बात निहित है। इन तीनों पक्षों के विकास का लक्ष्य व्यक्ति को सद्गुणी व चरित्रवान बनाना है। इस दृष्टि से शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला उद्देश्य देखिए, शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के आत्मिक गुणों का विकास करके उन्हें चरित्रवान बनाना। और दूसरा उद्देश्य है, शिक्षा विद्यार्थियों को उदारचित्त बनाने वाला माध्यम है, ताकि वह अपने संकुचित विचारों से ऊंचा उठ सके। इसके लिए अनेकांतवादी सिद्धांत का ज्ञान उपयोगी है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक वस्तु, घटना व प्रक्रिया में अनेक तरह के गुण विद्यमान हैं, इसलिए किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते समय एकांगी दृष्टि से बचना चाहिए। इसके बाद में तीसरा उद्देश्य यहाँ पर देखिए, शिक्षा विद्यार्थियों में सहनशीलता व सहिष्णुता के गुणों का विकास करने का माध्यम है। चौथा उद्देश्य है, शिक्षा अर्जित करके विद्यार्थी सत्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात वह जैन परंपरा के सापेक्षवादी दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त करता है। यह दृष्टि दूसरों के विचारों व दृष्टिकोणों का आदर करने की भावना का विकास करती है। पांचवा उद्देश्य, शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम एवं अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने जैसे पंच महाव्रतों के महत्व को समझें तथा इन व्रतों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाएं। इस तरह के उद्देश्य हैं। और यहाँ पर छठा उद्देश्य है, शिक्षा द्वारा कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है और व्यक्ति
को यह सिखाया जाता है कि वह जीवन में कर्म की महत्ता को जाने और अपने कर्म करे। सातवां उद्देश्य है, जैन परंपरा में शिक्षा प्राप्ति के लिए तप और आत्मानुशासन पर बल दिया गया है। यह शिक्षा व्यक्ति का सहिष्णु व संवेदनशील व्यक्ति को बनाती है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैन परंपरा की शिक्षण विधियों के बारे में। जैन परंपरा का सापेक्षता व अनेकांतवाद का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी नहीं करता। इस कारण शिक्षण विधियां भी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही अपनाने पर बल दिया गया है। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सैद्धांतिक व्यवहारिक जो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक भाषण व व्याख्यान तर्क वितर्क अवलोकन व प्रश्नोत्तर जैसी सभी विधियों का उपयोग किए जाने का समर्थन किया गया है, जो कि हमारे लिए वर्तमान में भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी लाभकारी है। इसके बाद में देखिए, इसके अतिरिक्त स्वाध्याय विधि शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, जिसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला प्रकार देखिए वाचना। वाचना इसमें देखिए, इसमें पाठ्य साहित्य का स्वयं द्वारा या गुरु द्वारा वाचन किया जाता है, जिससे श्रवण करके जानकारी सुन करके जानकारी प्राप्त करनी होती है। ऐसा करने से पढ़ने वाले में अध्ययन स्वाध्याय की आदतों का विकास होता है। दूसरा यहाँ पर प्रश्ना यानी कि प्रश्न करना या प्रश्न पूछना। इससे अध्ययन करने वाला छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है, जहाँ पर भी उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर वो प्रश्न पूछ लेता है, उससे उत्साहित वहाँ पर रहता है और स्पष्टीकरण कंप्लीट वहाँ पर जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ के प्रति वहाँ पर हो जाता है, एकाग्रता बनी रहती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर देखिए परिमहना। परिमहना है पठित विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करके उसे हृदयंगम यानी कि ठीक तरीके से कंठस्थ उसको याद कर लेना ही परिमहना कहलाता है। चौथा बिंदु है अनुपेक्षा। पठित विषय वस्तु का बार बार चिंतन करते हुए उनका मनन करना ही अनुपेक्षा कहलाता है। इससे ज्ञान में स्थायित्व आता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लामी परंपरा की शिक्षा व्यवस्था की। हम बात करते हैं मुस्लिम शासकों के कार्यकाल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत में मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की, पर उन्होंने साधारणतः शिक्षा में रुचि अवश्य ली। फलस्वरूप लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। उस काल में शिक्षा के केवल यही दो स्तर थे, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों, विद्या प्रेमियों और धनी व्यक्तियों द्वारा मकतबों और मदरसों की स्थापना और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई थी। इस सामान्य परिचय के पश्चात ऊपर वर्णित शिक्षा के दोनों स्तरों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसका मुख्य केंद्र क्या है? मकतब है। यह आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का प्रश्न आपके अलग से आ सकता है। उनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों पर भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया करते थे। इस तरह से आपको शिक्षा संस्थाओं के ऊपर ध्यान रखना है। प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है उस बारे में। यहाँ पर बात करते हैं प्रवेश को लेकर के। तो जिस प्रकार से वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बौद्ध युग में पबज्जा संस्कार, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा, और उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार से मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी संस्कार या बिस्मिल्लाह खानी रस्म के बाद में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। एक एक नंबर का प्रश्न इस तरह का आ सकता है, या बड़े प्रश्न जो भी आपके आएंगे उनमें भी आपको ये बात मेंशन करनी होगी। और यहाँ पर देखिए, अपनी शिक्षा आरंभ कर दी बालक ने। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की बालक की जब आयु होगी तो यह रस्म करवाई जाएगी, बिस्मिल्लाह खानी, अगर उसे पढ़ना है। प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनमें यहाँ पर शिक्षा देना उसको शुरू करी जाएगी। उस समय बालक गुरु उस्ताद के समक्ष उपस्थित होता था। उस्ताद कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक उनको दोहराता था। यदि बालक दोहराने में असमर्थ है, दोहरा नहीं पा रहा है, तो केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक की प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ हो जाया करता था। तो प्रवेश के बारे में आपको ये कुछ लाइंस ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला बिंदु है पाठ्यक्रम को लेकर के। तो मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रहता था। साधारणतः बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। उनको सबसे पहले अरबी और फारसी वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। इसके पश्चात बालक को लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने के ढंग, सुंदर लेख, पत्र लेखन और अर्जनविषि का प्रमुख स्थान रहा है।
इसके बाद में आगे देखिए बालकों को वुजू, गुस्ल का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, अदब व आदाब तथा मेहमान नवाजी व समाज के तौर तरीकों पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाता था और उनको सब कुछ सिखा दिया जाता था। विशेष रूप से किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को नैतिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध विचारक, लेख, सादी की पुस्तकें, बिस्ता व गुलिस्ता पढ़ाई जाती थी और पैगंबरों के किस्से और मुस्लिम फ़कीरों, सूफियों की कहानियाँ भी सुनाई जाती थी। शाहजादों और संपन्न परिवारों के बालकों को उनके निवास स्थानों पर व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद में देखिए मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षण विधियाएं और उनकी संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मकतबों में शिक्षण की व्याख्यान विधि, भाषण विधि थी। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद में कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी। कक्षा में सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर के अक्षर ज्ञान, कलमा, दुआएं, आयतें, पहाड़े रटते थे। उस्ताद नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब बालकों को पिछला पाठ कंठस्थ हो जाया करता था, तभी अगला पाठ स्टार्ट होगा। इस तरह से आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करते हैं प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है उसके केंद्रों की बात करते हैं। पहला है मकतब, आपको ध्यान में रखना है। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और साधारणतः मस्जिद परिसर में चलते थे तथा उस्ताद व्यक्तिगत रूप से भी अपने घरों पर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब चलाते थे। मकतबों में मुसलमान बच्चों के साथ साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। जिन स्थानों पर मदरसे नहीं थे वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध था। मकतब में आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में कुरान स्कूल की बात करते हैं। इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी लो फोस ने कहा है कि कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान करवाया जाता था और फिर कुरान की आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी। बालक द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती पर मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास किया जाता था। कुछ अभ्यास हो जाने पर वह पतले कलम से कागज पर लिखता था। इसके बाद में देखिए खानकाहे दिन देखिए इसमें सूफी संतों की खानकाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ सूफी संत अपनी इबादत रियाजत के साथ साथ शिक्षा देने का कार्य भी करते थे। इसका व्यय दान से प्राप्त होने वाले धन से चलता था। इसके बाद में देखिए दरगाहों में देखिए खानकाहों की भांति बुजुर्गों के मजार या दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इसकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों के समान ही थी। इस तरह से आपको प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की भी जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान की बात करते हैं। पहला है फारसी स्कूल। तो फारसी के स्कूल में देखिए मुस्लिम शासनकाल में फारसी राजभाषा थी, अतः राजपद प्राप्त करने के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। अतः शासन प्रबंध से जुड़े सभी लोगों के लिए यह शिक्षा आवश्यक व महत्वपूर्ण थी। इसका स्तर उच्च होता था। इसके बाद में अरबी के स्कूल। तो अरबी स्कूलों में देखिए इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था। अतः इनमें शिक्षा का स्तर साहित्य एवं व्याकरण की दृष्टि से उच्च होता था, जिससे नए नए साहित्य की रचना व अन्य भाषाओं में अनुवाद संभव था। इसके बाद में हम बात करते हैं मदरसों की। मदरसों में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे, और इनकी स्थापना राज्यों और धनी विद्या प्रेमियों द्वारा की जाती थी। इनमें विभिन्न शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम फारसी था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मदरसों में शिक्षा की जो भाषा है, शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या रहता था, तो शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा रहती थी। मदरसे आवासीय शिक्षा के केंद्र थे, परंतु इनमें परिवारों के साथ रहने वाले छात्र भी यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मदरसों के साथ छात्रावास होते थे, जिनमें छात्रों को भोजन एवं आवास की सुंदर व्यवस्था थी। प्रत्येक छात्र को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धन मिलता था तथा योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थी। शिक्षकों के लिए भी मदरसों में निवास और भोजन का प्रबंध होता था। इस प्रकार से छात्र और शिक्षक निरंतर घनिष्ठ संपर्क में रहते थे और अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करते थे। मुस्लिम शिक्षा में देखिए हमें अनेक ऐसे उपयोगी तत्व मिलते हैं जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय व उपयोगी हैं। तो आइए कौन कौन से उपयोगी तत्व हैं उनमें पहला यहाँ पर आता है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा में देखिए मुस्लिम शिक्षा में व्यवहारिक विषयों को महत्व दिया जाता था। व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र समाज उपयोगी सदस्य बनते थे और साथ ही अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन भी करते थे। दूसरा बिंदु यहाँ पर है निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षा में देखिए मुस्लिम परंपरा में शिक्षा प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर निशुल्क थी। वर्तमान में यद्यपि राजकीय विद्यालयों में शिक्षा निशुल्क दिए जाने का प्रावधान है, किंतु निजी विद्यालयों में शिक्षा बहुत महंगी है। इस्लामी शिक्षा के निशुल्क शिक्षा विचार को निजी शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनाए जाने पर शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सकती है, सभी के लिए अवेलेबल यहाँ पर हो सकती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं।
आगे देखिए तीसरा तत्व है व्यक्तिगत संपर्क से। व्यक्तिगत संपर्क में देखिए मुस्लिम परंपरा में अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे। फलस्वरूप इनमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता था। इससे शिक्षक छात्रों में विशिष्ट गुणों का समावेश करते थे। अतः मुस्लिम शिक्षा में पाए जाने वाले शिक्षकों और छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क को आधुनिक भारतीय शिक्षा में समाविष्ट किया जाना सार्थक होगा, जिससे कि सामाजिक सामंजस्य सुदृढ़ होगा। इस तरह से तीनों तत्वों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अरस्तू का शिक्षा स्वरूप। यहाँ पर देखिए अरस्तू की दृष्टि में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके मुख्यतः दो पक्ष हैं, शारीरिक और मानसिक, आपको ध्यान में रखना है। दोनों पक्षों का समुचित विकास करने हेतु अरस्तू की शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जन्म से 7 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरा है 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा और तीसरा यहाँ पर प्रकार भाग है 15 वर्ष से 21 वर्ष तक की शिक्षा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, 3 भागों में बांटना है। और शिक्षा का प्रथम सोपान अगर आपको पूछता है अरस्तू की शिक्षा के सोपान बताइए, तो उसमें प्रथम सोपान देखिए अरस्तू के अनुसार बच्चों की शिक्षा दीक्षा उनके जन्म से लेकर के 7 वर्ष की उम्र तक घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के प्रथम सोपान में 3 भाग हैं। शिशु की प्रथम अवस्था मतलब कि शिशु रूप में वह खेल खिलौनों से खेलता रहता है, तो वही आपको ध्यान रखना है। दूसरा है 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा, तीसरी है 5 से 7 वर्ष तक की उम्र की शिक्षा। इसके बाद में आगे देखिए दूसरा सोपान, शिक्षा का दूसरा सोपान देखिए अरस्तू की शिक्षा योजना का दूसरा सोपान 7 वर्ष की उम्र से 14 वर्ष तक की है और इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। अरस्तू ने इस सोपान में छात्रों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है। बालकों को व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी, रंग चित्र और संगीत की भी कुछ दीक्षा देनी आवश्यक होती है। इसके बाद में तीसरा सोपान देखिए अरस्तू की शिक्षा योजना का यह अंतिम सोपान है। इसकी अवधि 14 वर्ष की आयु के बाद 21 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। इस स्तर पर छात्रों को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, रंग चित्र और संगीत का गहन अध्ययन कराया जाता है तथा 17 से 21 वर्ष की आयु में उन्हें व्यायाम और कठोर परिश्रम करने को कहा जाता है। अरस्तू ने संगीत के संबंध में सरल वाद्य यंत्रों का समर्थन किया है, किंतु उसने अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में उस संगीत को स्थान नहीं दिया है जिससे मानव मन दूषित प्रवृत्तियों का शिकार हो जाए। अरस्तू ने 14 के बाद 17 वर्ष की उम्र तक की 3 वर्ष की अवधि को छात्रों के लिए मानसिक विकास काल तथा 18 के बाद 21 वर्ष की आयु तक की 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना है। उसने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रख करके मस्तिष्क और शारीरिक दोनों के विकास को स्वतंत्र रखना चाहा है। उसका विकास इस बात में है कि शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करता है तथा मानसिक कार्य शारीरिक वृद्धि को रोकता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अरस्तू के शिक्षा के उद्देश्य। 2 उद्देश्य आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, आदर्श नागरिक बनाना, दूसरा है चरित्र का निर्माण करना। इसके बाद में अरस्तू के अनुसार शिक्षा की प्रमुख विधियों का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो द्वंद्वात्मक विधि, दूसरी है विश्लेषणात्मक विधि, तीसरी है आगमनात्मक विधि, चौथी है प्रारंभिक विधि और पांचवा है स्वदेशी विधि। अब यहाँ पर देखिए द्वंद्वात्मक जो विधि है इसमें परंपरागत जो मत चले आ रहे हैं, जो कसौटियाँ बनी हुई है, उनके बीच में द्वंद्व चलते रहते हैं जो अभी के मत हैं उनके विचार में। और दूसरा विश्लेषणात्मक विधि में क्या होगा, विश्लेषण कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, जो पाठ है उसको सिखाया जाएगा। विश्लेषण आपको करके वहाँ पर ध्यान में रखना है। आगमनात्मक विधि में क्या होगा, किसी तथ्य या पाठ को बारीकी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समझते हुए और उसकी सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और आगमनात्मक विधि के अंतर्गत उसको सीखेंगे। प्रारंभिक विधि में आपको ध्यान में रखना है कि अरस्तु ने अपने समय के विविध विषयों और ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन किया, विशेष रूप से सोफिस्ट, सुकरात एवं प्लेटो के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का। इस तरह से प्रारंभिक विधि के अंतर्गत। इसके बाद में स्वदेशी विधि में आपको ध्यान रखना है कि यह पद्धति यह मान करके चलती है कि हर वस्तु अथवा विषय का अपना उद्देश्य होता है जो उसके विकास और अस्तित्व का कारण होता है। अरस्तू ने अपनी रचनाओं में इस पद्धति को प्रतिष्ठित किया है। इसी विचार के अनुसार अपने पॉलिटिक्स में कहा है कि शिक्षा आदर्श राज्य में श्रेष्ठ नागरिक पैदा करने का माध्यम है। इस तरह से इन विधियों के भी कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जिनमें पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें शिक्षा व्यवस्था को वर्णित किया गया, जिसमें उन्होंने 2 स्तर बताए, प्रारंभिक शिक्षा 3 से 20 वर्ष की और उच्च स्तरीय शिक्षा 20 से 35 वर्ष की। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में प्लेटो ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं उनमें पहला उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना, दूसरा उद्देश्य मानसिक विकास करना, मानसिक विकास आपको ध्यान रखना है, तीसरा है नैतिकता का विकास करना,
चौथा उद्देश्य है सामाजिकता का विकास करना। पांचवा उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। इस तरह से प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है सुकरात के अनुसार शिक्षा क्या है। इसमें देखिए, यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस के एक निर्धन परिवार में हुआ था। महत्वपूर्ण वाद विवादों को लेकर के विभिन्न प्रकार के विषयों, युद्ध, राजनीति, विवाह, प्रेम, मित्रता, धर्म, विज्ञान, कला, कविता, नीति, दर्शन इत्यादि में सुकरात अपनी गंभीर अभिरुचि थी। सुकरात की गंभीर अभिरुचि इन सभी टॉपिक्स में थी और सुकरात युवकों से जीवन के अर्थ उद्देश्य पर विचार करता रहता था। उन्हें अपने अज्ञान का अनुभव कराता था और उनके अंदर ज्ञान के दबे पड़े बीजों को क्रियाशील बनाता था। तो इस तरह से आपको सुकरात के बारे में कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं और सुकरात की शिक्षा के उद्देश्यों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुकरात का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक उत्थान करके उसे चरित्रवान मानव बनाना था। उनके मन में ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान से ही व्यक्ति न्यायी, आत्मसंयमी, दयावान, साहसी जैसे गुणों का विकास करता है। सुकरात ने स्पष्ट रूप में कहा कि ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में देखिए, सुकरात ने निम्न शैक्षणिक विधियां अपनाई: प्रश्नोत्तर विधि, संदेहात्मक विधि, संवाद मूलक विधि, चौथी है आगमन निगमन विधि और पांचवी है निगमनात्मक विधि। ये 5 विधियां इन्होंने शिक्षा के स्वरूप और शिक्षा के उद्देश्य इन सब में अपनाई शिक्षा के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोस्तों आप जरूर से याद कर लेवें ताकि इस यूनिट में आपके 14 नंबर कंप्लीट हो जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए हैं। मैंने कोशिश करी है ठीक तरीके से सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिटेल में आपको उतना सब बता देने की जितना आपको जानने की इस यूनिट में ज़रूरत है। और अगर आपके इस यूनिट में छोटे प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से पॉइंट्स बनेंगे, उनके ऊपर भी अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भी अलग वीडियो हम ला देंगे जिसमें एक एक नंबर के जो प्रश्न इस यूनिट में से आने वाले होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा यूनिट दोस्तों हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इस पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट के 1 2 3 4 इस तरह से यूनिट वाइज सारे वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर पाएंगे, अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।